You are interested in buying some equity stocks of RK Limited. The company has three divisions operating in different industries. Division A captures 10% of its industry sales, which is forecasted to be 50 crore for the industry. देखो ये कह रहा है ना कि एक इंडस्ट्री है, उसके तीन डिवीज़न है. जो पहला डिवीज़न है डिवीज़न ए, वो अपनी इंडस्ट्री के टोटल सेल्स जो कि 50 करोड़ है उसका 10% कैप्चर करके बैठा हुआ है. फिर आगे ये थर्ड लाइन में डिवीज़न ए के बारे में दोबारा कहता है कि जो डिवीज़न ए है उसका जो नेट इनकम मार्जिन है वो 5% है. नेट इनकम मार्जिन क्या होता है? नेट इनकम मार्जिन होता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स. फिर ये डिवीज़न जो बी सी है उसके बारे में कहता है कि डिवीज़न बी एंड सी कैप्चर्स 30% एंड 2% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री सेल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी 20 करोड़ एंड 8.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली. कह रहा है कि जो डिवीज़न बी है और जो डिवीज़न सी है ये दोनों अपनी इंडस्ट्री का कितना कितना सेल्स कैप्चर करते हैं, 30% और 20%. जो डिवीज़न बी की इंडस्ट्री है उसमें टोटल सेल्स होता है 20 करोड़ का, और जो डिवीज़न सी है उसकी जो इंडस्ट्री है उसमें टोटल सेल्स होता है 8.5 करोड़ का. और जो डिवीज़न बी और जो डिवीज़न सी का जो नेट इनकम मार्जिन है वो 8% और 10% है. आर के लिमिटेड हैज़ 3 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग विच सेल्स एट ₹250. तो ये 250 क्या हो गया? एक्चुअल मार्केट प्राइस. आर के लिमिटेड के ना मार्केट में 3 लाख शेयर्स है और हर एक शेयर आज की डेट में 250 रुपये में बिक रहा है. द कंपनी हैज़ नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 10 ईयर्स अगो. 10 साल पहले जब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और ये आज की डेट है, इसने पूरे 10 साल में 1 रुपया भी डिविडेंड पे नहीं किया है. However, from the market sources, you come to know that RK Limited will start paying its dividend in 3 years' time and the payout ratio is 30%. लेकिन आपको उड़ती उड़ती ये खबर आती है आपके कानों में कि अब ये तीसरे साल से जो है डिविडेंड पे करने वाला है. कब से डिविडेंड पे करने वाला है? तीसरे साल से डिविडेंड पे करने वाला है, यानी तीसरे साल में डिविडेंड पे करेगा. और कितना पे करेगा? अपनी अर्निंग्स का 30% डिविडेंड पे करेगा. यानी इसका डीपी रेशियो हो गया ये कितना? इसका डीपी रेशियो 30% है. Expecting this dividend, you would like to hold the stock for 5 years. और इस डिविडेंड की उम्मीद में आप ये निश्चय करते हो आज कि मैं डिविडेंड नहीं, शेयर को 5 साल तक होल्ड करके रखूँगा, यानी बेचूंगा नहीं. देखो ये स्टेटमेंट ना हमारे लिए इररेलेवेंट है, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है. By analyzing the past financial statements, you have determined that the RK Limited's required rate of return is 18%. तो 18% क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी के हो गया. और जो पी रेशियो दे रखा है वो 10 का दे रखा है. नेक्स्ट ईयर का पी रेशियो, ठीक है, पी रेशियो ऑफ 10 फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर का पी रेशियो हमें बता रखा है, अभी का पी रेशियो नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है. इवेल्युएट करने के लिए क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि would you will be in purchasing RK Limited equity at this time based on your 1 year forecast. कह रहा है कि आपने जो 1 ईयर की फोरकास्ट करी है, 1 ईयर की फोरकास्ट कौन सी? देखो हमने यहाँ पे बोला है ना कि डिवीज़न ए इतना कैप्चर करता है, डिवीज़न बी इतना कैप्चर करता है और इसका नेट इनकम मार्जिन इतना होता है. यानी एक तरीके से हम डिवीज़न ए बी सी इन तीनों का हम क्या बता रहे हैं? इन तीनों का हम अर्निंग आफ्टर टैक्स बता रहे हैं. अगर इन तीनों डिवीज़न को क्लब कर दिया जाए इनकी अर्निंग आफ्टर टैक्स को, तो कंपनी की अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आएगी. तो उस बेसिस पे हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड 30% होना चाहिए. तो ये कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप फोरकास्ट कर रहे हो कि इस बेसिस पे, ये जो 1 साल की इन्फॉर्मेशन जो आप फोरकास्ट कर रहे हो कि 1 साल के अंत में ये फिगर्स होंगी, तो इस फिगर्स के बेस पे बताओ क्या आज आप शेयर परचेज करोगे या नहीं परचेज करोगे. देखो शेयर परचेज करना है या नहीं करना है या होल्ड करके रखना है, ये फैसला हम कैसे करते हैं? ये फैसला हम ऐसे करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल मार्केट प्राइस है उसको हम कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से. एक्चुअल मार्केट प्राइस हमारी है कितनी? अभी की डेट में एक्चुअल मार्केट प्राइस 250 की चल रही है और थ्योरेटिकल मार्केट हमें प्राइस पता नहीं है, तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी. लेकिन देखो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ये 1 साल बाद की दे रखी है. यानी जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हमारी निकलेगी वो 1 साल बाद की निकलेगी. 250 रुपये का रेट अभी चल रहा है, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो वो निकलेगा 1 साल बाद का निकलेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों चीज़ फिगर कंपेरेबल नहीं, क्योंकि 1 साल पहले का है और 1 साल बाद का है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये चीज़ें कंपेयर हो सकती हैं. ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना.
तो हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालेंगे सबसे पहले तो हम। तो चलो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो ये देखो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, D0 1 + G KE - G। तो क्या हमें जो डिविडेंड है उसकी ग्रोथ रेट दे रखी है? नहीं, डिविडेंड की ग्रोथ रेट अभी तो नहीं दी है आपको, ठीक है। हाँ, सेकंड वाले स्टेटमेंट में भले आपको बता रखा है कि अर्निंग इतने से जो है ग्रो करेगा, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मानेंगे कि डिविडेंड भी इतने % से ग्रो करेगा। बट फर्स्ट पॉइंट में ग्रोथ का ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि इतने से ग्रो करेगा। तो क्या हम, और क्या डिविडेंड दे रखा है? देखो डिविडेंड की फिगर तो नहीं दे रखी है, बट हमारे पास अर्निंग्स दे रखी है और अर्निंग्स की हेल्प से हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड का जो DP रेशियो 30% का दे रखा है। बट डिविडेंड भी हमें अभी नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी हमें 30 साल में मिलेगा। तो यानी हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमें एक हिंट दे रखा है कि हमें क्या यूज़ करना है। यहाँ पे देखो हमें PE रेशियो दे रखा है ना, तो हम PE रेशियो यूज़ कर सकते हैं। तो PE रेशियो क्या होता है? PE रेशियो होता है MPS/EPS। और अर्निंग्स के लिए हमें फिगर्स दे रखी है, और PE रेशियो नेक्स्ट ईयर की दे ही रखी है, और अर्निंग पर शेयर हम नेक्स्ट ईयर की निकाल ही लेंगे। तो उससे हमारा नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अर्निंग्स निकाल लेते हैं। PE रेशियो तो हमें पता ही है 10 है, अर्निंग्स निकाल लेते हैं। तो देखो अर्निंग्स जो है वो डिवीज़न ABC की कैसे है, इनकी ये इंडस्ट्री सेल्स है, इससे इनका डिवीज़न जो इन्होंने जितना सेल्स जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है उससे इंटू कर देंगे, और जिनका जो हर एक जो रिस्पेक्टिव डिवीजन है उसका इनकम मार्जिन से इंटू कर देंगे। यानी इंडस्ट्री के सेल्स, ये पूरी टोटल इंडस्ट्री की सेल्स होती है, उसमें से इनका पोर्शन इतना होता है और इनके पोर्शन, तो यानी ये इनकी टोटल सेल्स निकल के आ गई। अब टोटल सेल्स में इनको इतना % का प्रॉफिट होता है, यानी टोटल इनका EAT कितना निकल के आ गया, तीनों को इतना। तो टोटल EAT यानी कंपनी का EAT कितना हो गया, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपका टोटल कंपनी का EAT आ जाएगा। और डिवाइड कर दोगे टोटल कंपनी के अर्निंग्स को, अगर आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल करके आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, हमने देखा था ऊपर 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। तो 3 लाख से डिवाइड कर दो तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 24.9 का आपका अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब P फॉर्मूला में अर्निंग्स पर शेयर रख दो। P रेशियो आपको पता है कि 10 है, तो 10 × 24.9 यानी मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, 249। बट ये मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 1 निकलेगी, यानी पहले साल के लास्ट में आपको निकलेगी। लेकिन कंपैरिजन के लिए तो हमें अभी चाहिए, तभी तो हम एक्चुअल मार्केट प्राइस को थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 निकले हम उसको PV कर देंगे। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, PV। अब PV फैक्टर PV किससे करेंगे, देखो 18% का दे रखा है ना आपको, यहाँ पे भी देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 80% का दे रखा है, तो आप उसको PV कर दो तो 210 आ गई। यानी थ्योरेटिकल, यानी आपके हिसाब से जो शेयर की प्राइस होनी चाहिए वो 210 होनी चाहिए, लेकिन शेयर की प्राइस अभी कितने की है, अभी शेयर की प्राइस 250 रुपये की है। तो क्या आप परचेज़ करोगे? नहीं, हम बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओवर प्राइस है। यानी फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्राइस यू विल लाइक टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ RK लिमिटेड इज यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट 15% कंटिन्यूसली। अब ये हमसे कह रहा है कि अब ये मान करके चलो कि जो ग्रोथ है वो आपकी होती रहेगी, यानी 15% इनफाइनाइट पीरियड तक की ग्रोथ होगी, लेकिन अर्निंग्स में आपकी इनफाइनाइट तक की ग्रोथ होगी। लेकिन डिविडेंड आपको कब से मिलना शुरू होगा, डिविडेंड आपको तो 3rd ईयर से ही मिलना शुरू होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो जब ग्रोथ रेट हमारी कांस्टेंट है और इनफाइनाइट पीरियड के लिए होती है, तो हम फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते हैं मार्केट प्राइस। अब फॉर्मूला निकाल के लगा करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम MP0 पे निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिविडेंड नहीं मिला। MP1 पे भी नहीं निकाल सकते, MP1 पे भी तो नहीं निकाल सकते ना, क्यों? क्योंकि MP1 पे डिविडेंड ही नहीं है। MP2 पे भी नहीं निकाल सकते हैं, MP3 पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ईयर 3 पे हम ईयर 3 के एंड की डिविडेंड हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ईयर 3 पे क्या, ईयर 3 पे अपने को डिविडेंड मिलेगा।
तो हम ईयर 3 पे ना निकाल करके ईयर 2 के एंड पे डिविडेंड निकाल देंगे। ईयर 2 पे एंड पे डिविडेंड क्यों निकालेंगे, अभी देखो, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो देखो, अगर आप मैं ईयर 2 के एंड पे अगर मैं मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, D2 1 + G KE - G। अब मेरे को डिविडेंड का ग्रोथ रेट तो मेरे को पता है 15% का है, ठीक है, लेकिन मेरे को D2 नहीं पता है क्योंकि ईयर 2 में तो डिविडेंड पे ही नहीं किया गया, ईयर 3 में किया गया था। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, ये किसको डिनोट कर रहा है, D2 1 + G, ये D3 को तो डिनोट कर रहा है ना। और D3 के डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% था, ठीक है। और D3 की अर्निंग ईयर 3 की अर्निंग हम तो निकाल ही सकते हैं कि जो अर्निंग्स है वो 15% से ग्रो कर रहा है। तो अगर अर्निंग्स देखो, अगर हमारी अर्निंग्स ये रही होगी ईयर 1 के एंड पे, क्योंकि ईयर 1 का एंड का डाटा था ये, तो ईयर 1 के एंड पे हमारी अर्निंग्स अगर ये रही होगी तो ईयर 2 के एंड पे क्या अर्निंग होगी, तो इसको 15% से ग्रो कर दो, ईयर 2 का आ गया, फिर 15% से ग्रो करोगे तो ईयर 3 का अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो ईयर 3 का अर्निंग आ गया, फिर इसका 30% कर दोगे तो आपका डिविडेंड निकल करके आ जाएगा। तो देखो, तो D3 का डिविडेंड कितना आया, 9.88, तो ये 9.88, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18%, ग्रोथ 15% की। आप सॉल्व करोगे तो 329.33 आपका निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारी जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो निकल करके आई है, ये एट द एंड ऑफ ईयर 2 है। ये क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर 2। हमें क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ ईयर 0 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, PV कर दो यार, सिंपल से इसको। तो हमने इसको क्या किया, PV कर दिया सेकेंड ईयर के फैक्टर से। सेकेंड ईयर का फैक्टर क्या है, ये रहा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड पे तो हमने थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकाली ना, तो सेकेंड ईयर के का जो प्रेजेंट वाली फैक्टर है उसे इंटू कर देंगे, तो ईयर 0 का हमारा आ जाएगा थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। तो हमने इंटू कर दिया, तो आ गया हमारा 236.46। ये क्या आ गया, ये ईयर 0 पे हमारी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आ गई। देखो, इनका भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, 236.54, सेम ही आंसर, डेसिमल में थोड़ा सा फ़र्क है। इन्होंने पता नहीं ये फालतू का 5 साल का निकाल करके फिर प्लस फिर टर्मिनल वैल्यू निकाल के प्लस ये सब किया, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ MP2 निकाल लेना है, यानी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2 निकाल लेना है, उसको बस PV कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कितना पे करने के लिए तैयार होंगे, हम मैक्सिमम से ज़्यादा हम कितना पे करने के लिए तैयार होंगे, ये रहा 236.46।